हेलो व्यूअर्स, मॉर्निंग डोज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्यूअर्स, आज फिर से जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आइए विस्तार से और संक्षेप में इन प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं और अपनी जीके के अथाह भंडार में एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आइए, आज के सीरीज में जो सबसे पहला प्रश्न है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। सीधा सीधा प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आइए, इनसे संबंधित और भी कुछ बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी नामक स्थान में हुआ था। 1824 में गुजरात के मौरवी नामक स्थान में हुआ था और 1875 ईस्वी में इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्य समाज की स्थापना की थी। क्योंकि इनका लगाव जो था वो हम लोग इससे पहले के एपिसोड में भी जान चुके हैं, जहां पर हमने कहा था कि वेदों की और लौटों से संबंधित एक प्रश्न था, इन्हीं से संबंधित था। तो वेदों में इनका बहुत ज्यादा लगाव था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इससे संबंधित इनका एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ये सभी प्रश्न समान रूप से उपयोगी होते हैं और कई जगह ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसकी यहाँ पे चर्चा कर दी। तो ये पहला प्रश्न हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। यह भी कई बार कई सारी जगहों पर प्रश्न पूछा गया है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ सरदार वल्लभ भाई से संबंधित एक प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी और यह एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था भारतीय इतिहास में बारदोली सत्याग्रह के नाम से। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो लौह पुरुष से संबंधित ये प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारा जो भारतीय संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है और उन सूची में कुल 22 भाषाओं को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 निर्धारित है। उसमें 8वीं अनुसूची भाषाओं के लिए समर्पित है और इसमें भाषाओं की संख्या विभिन्न संशोधनों के द्वारा उसमें ऐड होते जा रहा है। फिलहाल इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यह प्रश्न है। भारत में लगभग विभिन्न राज्यों में कुछ एक राज्यों को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है। इसमें ग्राम कचहरी जो है वो ग्राम स्तर पर एक कानूनी रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक कोर्ट होता है और वहां सरपंच जो होते हैं वो ग्राम कचहरी के प्रधान होते हैं और यहाँ लगभग 10,000 रुपये तक अगर हम उसको मूल्य में आंकेंगे तो किसी भी केस का किसी भी मामला का मूल्य यदि 10,000 रुपये तक निर्धारित हो तो उसकी सुनवाई ग्राम्य स्तर पर इन्हीं सरपंच के माध्यम से हो जाती है। ये हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें इसे समाया गया है। तो हमने प्रश्न का आंसर जान लिया कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न है, यह बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है। यह कई बार आप लोग अपने रूप में देखे भी होंगे, आपको याद आ रहा होगा। प्रश्न है हर मोड़ पर आपके साथ, इसका इंग्लिश होता है विथ यू ऑल द वे, अर्थात हर मोड़ पर आपके साथ किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है। बहुत सारे बैंक
अपना अपना एक पंच लाइन निर्धारित करता है, या बहुत सारी कंपनियां जिसका आप एक एक लाइन चलते हुए देखते होंगे वो उसकी विज्ञापन पंक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर हर मोड़ पर आपके साथ किसकी है, तो पहले इसका हम आंसर जान लेते हैं। यह पंक्ति SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विज्ञापन पंक्ति है। आइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ बात जान लेते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और यह बहुत जानने की बात होती है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के समय एक इंपीरियल बैंक के नाम से हुई थी। बैंक का क्या नाम था, इंपीरियल बैंक, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। और 1921 में इंपीरियल बैंक की जो स्थापना की गई थी वो उस समय भारत के विभिन्न प्रांतों में क्षेत्रीय स्तर पर 3 बैंक काम कर रहे थे, कोलकाता में, महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर। उन तीनों बैंकों को मिलाकर नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक का 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जब हमें आजादी मिली तो भारत सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया, SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी तो इसके 6 अनुषंगी बैंक थे। किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 6 अनुषंगी बैंक थे, जिसे 1 अप्रैल 2017 को फिर से विलय कर दिया गया। अर्थात जो 6 शाखाएं चल रही थी अलग अलग राज्यों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसे क्या कर दिया गया, फिर से एक कर दिया गया और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। अभी वर्तमान में लगभग विश्व के 36 देशों में स्टेट बैंक की शाखाएं कार्य कर रही है। यहां पर हम एक प्रश्न आपको देना चाहेंगे आज से इस मॉर्निंग रोज की सीरीज में, आपके इंटरेस्ट को जगाने के लिए और आपकी कमेंट्स जानने के लिए हर रोज आपके लिए एक प्रश्न छोड़ा जा रहा है और उस प्रश्न का आंसर आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो आज का प्रश्न नोट कर लीजिए कि भारत में, आज का प्रश्न है, नोट कर लीजिए, आप सुनकर के भी नोट कर सकते हैं कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, इस प्रश्न का आंसर आप हमें अपने कमेंट के जरिए कमेंट सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। आइए इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सोने का खदान कहां पाया जाता है। सोने का खदान अर्थात स्वर्ण खान, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सोने का खदान कर्नाटक जो राज्य हमारा दक्षिण भारत का, यहां पर कोलार एवं हट्टी नामक 2 खदान हैं, 2 माइंस हैं, जहां से भारत को सोने की प्राप्ति होती है। हालांकि यहां पर सोने की प्राप्ति जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी भारत में सोने का एकमात्र खदान जो है कहां, कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी में है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। यह प्रश्न सभी लोग जानते होंगे और कई सारी जगहों पर यह प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग जानते हैं जैसा कि शेक्सपियर जो थे वो विश्व स्तर पर अंग्रेजी साहित्य के, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो उसकी तुलना की गई हमारे भारत में किनसे, तो वो थे कौन, कालिदास। सही समझ में आया आपको नाम, कालिदास। भारत के शेक्सपियर कौन थे, कालिदास। कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हुई है, जिसमें से कुछ रचनाओं का नाम मैं आपको सुना दे रहा हूं, जिसमें था अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालिका विकाग्निमित्रम। इसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम यह एक ऐसी काव्य थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में क्या हुआ, इसका अनुवाद किया गया। इतनी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम कि विश्व भर में यह फैल गई और यूरोप वासियों ने इस पुस्तक का सबसे पहले जो है वो क्या किया था, अपने भाषाओं में इसका अनुवाद किया और बाद में विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद होने लगा। कालिदास से संबंधित बात है कि कालिदास जो थे वो मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि थे और श्रृंगार रस में इनकी रचनाएं हुआ करती थी और भी इनकी बहुत सारी कला शैलियां हैं। ये बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं और कालिदास के बारे में तो आपको किंवदंतियां प्रचलित ही हैं कि कालिदास वही थे मूर्खाधिराज की जिनको उपाधि दी जाती थी और बहुत सारी किंवदंतियां हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? कला शैली भी जीके का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और यह हमें बहुत जानना जरूरी होता है। तो हम लोग अलग अलग सीरीज में कला शैली से भी प्रश्नों को समाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग रंगोली को लिए हैं। रंगोली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई हमारे यहाँ सामूहिक क्या होता है, उत्सव होता है, कोई संस्कार होते हैं या विभिन्न प्रकार के त्योहार होते हैं, तो उसमें इसे शुभ माना जाता है। और ये रंगोली विभिन्न आकृतियों में बहुत सारी जगह पर इसकी कंपटीशन भी की जाती है। तो ये रंगोली मुख्य रूप से कहाँ की कला शैली है, कहाँ से इसका सूत्रपात हुआ है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। कुछ हद तक गुजरात भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र में रंगोली, जिसमें हम लोग विभिन्न कलाकृतियों में रंगोली को बनाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह की चीज जो है रंगोली से ही संबंधित जो कला शैली है, ये बिहार में भी एक फेमस है और बिहार में इसका नाम रखा जाता है अरिपन। बिहार में क्या कहा जाता है इसे? अरिपन। जो विभिन्न त्योहारों में, उत्सवों में, खासतौर से जब बिहार का जो लोग स्थानीय पर्व है भैया दूज, जिसमें अरिपन की बहुत बड़ी प्रधानता होती है, यह भी इसी से प्रेरित है। अगला प्रश्न है सेफ्टी लैंप अर्थात सुरक्षा दीप। सुरक्षा दीप का आविष्कार किसने किया? बहुत सारे लोग बहुत से नीचे से प्रश्न से भी 9th 10th से इस प्रश्न को जानते हैं कि सेफ्टी लैंप अर्थात सुरक्षा दीप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। हम्फ्री डेवी, इतना ही नहीं, हम्फ्री डेवी जो थे वो ब्रिटिश के बहुत बड़े रसायनज्ञ थे, रसायन शास्त्री थे। इन्होंने सेफ्टी लैंप के साथ साथ इन्होंने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, बोरॉन इत्यादि तत्वों का भी इन्होंने क्या किया था? खोज किया था, अन्वेषण किया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध लोग थे। सेफ्टी लैंप का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से खदानों के नीचे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य किया जाता है, जहां आग लगने की संभावना कम होती है। अगला प्रश्न है, यह फिर एक बार भाषा से संबंधित प्रश्न आ गया कि बुढ़ापा एवं चतुराई, बुढ़ापा एवं चतुराई किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सीधे सीधे आंसर जान लेते हैं कि बुढ़ापा एवं चतुराई ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा के सीरीज में हम लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें बुढ़ापा, चतुराई ये जो है उसके भाव को दर्शाता है, इसलिए ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले क्लास के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।